हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार बच्चे होते हैं कि 10th के बाद चाहते हैं कि मुझे जल्दी जॉब मिल जाए और कम एज के अंदर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दूं। जिससे कि अगर आप कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, अगर आप उठा लेंगे और एक दो साल अगर मेहनत कर लेंगे, मेहनत करने के बाद आपको एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जिसमें कि एक जॉइंट इंडियन आर्मी कोस्ट गार्ड की जो जॉब होती है ये सबसे बेस्ट होती है, जो कि 21 से 22 साल की उम्र में आपको ये जॉब मिल जाएगी और आप एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट बन जाएंगे और डिफेंस के भी पार्ट बन जाएंगे, जिससे कि आप कम एज में। तो अभी वैकेंसी निकली हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भी अभी हाल ही में 10th किया है और उनकी एज 80 प्लस है, 18 प्लस है और 22 साल से कम उम्र है उन बच्चों की, तो वो बच्चे ज़रूर इस पोस्ट को अप्लाई करें जिन्होंने अभी 10th किया है और 12th भी क्वालिफाई किया है। 10th की क्वालिफ़िकेशन के लिए भी, जो जिन बच्चों ने 10th क्वालिफाई किया है उनके लिए भी वैकेंसीज निकली हुई है और 12th जिन्होंने किया है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करता हूं इस बारे में। एक जो पोस्ट निकलती है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, सेलर एंट्री की वैकेंसीज निकलती है, जो कि 3 टाइप की वैकेंसीज होती है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, जिसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। 3 टाइप एंट्रीज ऑफ फॉर एनरोलमेंट ऑफ एनरोल्ड पर्सनल इन इंडियन कोस्ट गार्ड। एक टाइप की पोस्ट होती है यहाँ पर यांत्रिक की, जो कि इसके अंदर क्या बनते हैं, मैकेनिकल स्ट्रीम के अंदर, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर, इसके अंदर यांत्रिकी की वैकेंसी निकलती है। एक नाविक की वैकेंसी होती है जो कि जनरल ड्यूटी की होती है, और एक होती है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की वैकेंसीज निकलती है जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर निकलती है। 3 टाइप की वैकेंसीज होती है सेलर एंट्री से, जो होती है एंट्री जो जिन बच्चों ने 10th क्वालिफाई किया है, तो 10th क्वालिफाई के लिए बच्चों के लिए वो यांत्रिक वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और नाविक डीबी वाला, डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच के लिए वो 10th क्वालिफाई बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जिन्होंने, लेकिन उनकी एज 18 साल से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स ने 12th क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए ये वैकेंसी है, नाविक जीडी की वैकेंसी। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें नाविक यांत्रिक जो होता है, यांत्रिक की वैकेंसीज जो होती हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें, कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए, यांत्रिक के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी यहाँ पर 18 से, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास क्वालिफाई होना चाहिए विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उनके लिए इस फील्ड में जाने के लिए ये डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। 10th के साथ 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके लिए 10th के साथ डिप्लोमा का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर जिस कैंडिडेट ने ओनली 10th क्वालिफाई किया है तो उसके लिए नाविक डीबी ये वाली पोस्ट अप्लाई कर सकता है। ओनली 10th क्वालिफाई कैंडिडेट्स, 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से अगर किसी भी बच्चे ने 10th की है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और किसी ने डिप्लोमा किया है इस किसी फील्ड में, मैकेनिकल में अगर किसी ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट या टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अगर उसने इन फील्ड में अगर उसने डिप्लोमा किया है तो यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकता है। यांत्रिक पे हम आते हैं, यहाँ पर 10th के साथ डिप्लोमा होना चाहिए, हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, आई साइट होनी चाहिए 6/24 विदाउट ग्लासेस एंड 6/9 एंड 6/2 विद ग्लास फॉर बेटर आई साइट एंड वर्स आई रेस्पेक्टिवली। यांत्रिक के लिए ये क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी, आप यांत्रिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नाविक जिसने 12th क्वालिफाई किया है और एज उसकी 18 से 22 साल के बीच में है, और 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा सभी पोस्ट के लिए, 5 साल का रिलैक्सेशन। लेकिन SC ST कैंडिडेट्स अगर हैं
तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा एज के अंदर, और अगर ओबीसी में आता है तो 3 साल का उसे एज रिलैक्सेशन होगा। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट नाविक जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी एज 22 है, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में आता है, तो उसकी एज हो जाएगी 25 ईयर तक वो इस पोस्ट को भर सकता है। ओके। और नाविक की अगर हम बात करें यहाँ पर, नाविक जीडी के लिए भी यही, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे 25 ईयर तक, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, और अगर एससी कैंडिडेट हैं तो 27 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो अगर बात करें यहाँ पर हम नाविक जीडी के बारे में, तो इसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, आई साइट 6/6, बेटर आई 6/9 वर्स आई। अगर किसी की आई साइट वीक है तो वो 6/9 होनी चाहिए, अगर बेटर आई होगी तो 6/6 उसकी आई साइट होनी चाहिए। नाविक डीबी की अगर बात करें, डीबी का मीन्स मैंने बताया था डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, वेट टू हाइट एंड एज, आई साइट 6/36, बेटर आई एंड 6/36 वर्स आई। ये मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। आगे हम देखते हैं क्या बताया गया है इसके अंदर। जो रैंक होती है, इनके रैंक के बारे में बताते हैं हम। अगर यांत्रिक के लिए आपने अप्लाई किया है, तो जैसे कि आप यांत्रिक अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है यांत्रिक पोस्ट के लिए, फिर धीरे धीरे आपकी पोस्ट बढ़ेगी, तो किस पे बैंड पर पे लेवल आपका होगा, यांत्रिक पे क्या होगा, तो उसका क्या होगा। अगर आप यांत्रिक बैंड पे जाते हैं तो आपकी पे बैंड ये पे लेवल 5 होगा, यांत्रिक प्लस 6200 आपका पे होगा। नेक्स्ट पे बात करें, अगर उत्तम यांत्रिक होगा, उत्तम यांत्रिक, उसके बाद आपका प्रमोशन होने के बाद लेवल यांत्रिक पे इतना रहेगा, 6200 रहेगा। फिर आता है प्रधान यांत्रिक, पे लेवल 6 पे पहुंच जाएंगे आप, यांत्रिक पे 6200। सहायक इंजीनियर की पोस्ट पर पे लेवल आपका 6 रहेगा, यांत्रिक पे 6200 रहेगा। उत्तम सहायक इंजीनियर आप बनते हैं तो उसमें पे लेवल आपका 7 पहुंच जाएगा और यांत्रिक पे 6200 रहेगा। और प्रधान सहायक इंजीनियर अगर आप जब आप बनेंगे तो पे लेवल आपका 8 और यांत्रिक पे 6200 रहेगा। तो वहीं अगर हम बात करें नाविक जनरल ड्यूटी की, तो इसके रैंक के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। तो रैंक आती है नाविक, नाविक पे जब सिलेक्शन होता है तो आपका पे लेवल रहेगा 3, उत्तम नाविक पर रहेगा आपका पे लेवल 4, प्रधान नाविक 5 पे लेवल, अधिकारी के लिए पे लेवल 6 होगा और उत्तम अधिकारी के लिए पे लेवल 7 रहेगा, और प्रधान अधिकारी के लिए आपका पे लेवल 8 रहेगा। नीचे बात करते हैं अब नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। तो रैंक क्या होगी, नाविक पर सिलेक्शन होता है तो उत्तम नाविक बनेंगे, फिर प्रधान नाविक, फिर अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, फिर प्रधान अधिकारी बनेंगे। तो पे लेवल इस टाइप से आपका बनेगा। अभी बात करते हैं हम आगे प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट फॉर एनवी के जीडी, यानी कि नाविक जीडी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए और यांत्रिक के लिए क्या प्रोसीजर होता है इसके सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट पैन इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, इसके थ्रू होगा सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप अपना जो भी फॉर्म होगा आप इसको फिल कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आएगा, ना कि बाई पोस्ट। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना चेक करते रहें कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया। रिटन एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें तो रिटन एग्ज़ाम, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं रिटन एग्ज़ाम के अंदर, और टाइम मिलता है आपको 60 मिनट का। 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसके, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिलेबस क्या रहेगा इसका, एज पर द क्वालिफिकेशन ब्रांच कैडर, जो आपने ब्रांच भरी है उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा और क्वेश्चन भी उस पर डिपेंडेड होंगे, उसी के ऊपर उसी के पैटर्न पर आधारित होंगे। और इंग्लिश, जनरल नॉलेज और रीजनिंग, ये इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस जिस भी ब्रांच के लिए आपने भरा है। बात करें
इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो होंगे वो 40% होंगे। आप 40% मार्क्स ले आए, आप फिजिकली फिटनेस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिजिकली फिटनेस टेस्ट देने के बाद आप और SC/ST कैंडिडेट के लिए 36 मार्क्स लाने कंपलसरी है, और जनरल OBC एंड EWS 40% मार्क्स लाने वाले एलिजिबल हो जाएंगे PFT के लिए। बाकी डिपेंड करता है कि मेरिट कितने पे लगती है, या मेरिट हाई मेरिट जाती है तो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा या सबको बुलाया जाएगा, वो सिचुएशन के अनुसार देखा जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकली फिटनेस टेस्ट के बारे में। फिजिकली फिटनेस टेस्ट क्या होता है और फिजिकली फिटनेस टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो फिजिकली फिटनेस टेस्ट में ओनली टू क्वालिफाई मेडिकल्स, जिन बच्चों ने OBC कैंडिडेट्स अगर PFT 40% मार्क्स लेके आ रहे हैं या मेरिट के अकॉर्डिंग, जो भी आप मेरिट में अगर आ रहे हैं तो उसके लिए उसके बाद क्वालिफाई जो डिक्लेयर करते हैं, मेरिट लिस्ट बनेगी, उन कैंडिडेट्स को, उन सभी कैंडिडेट्स को फिजिकली फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। नो मार्क्स अवॉर्डेड इन PFT। तो रनिंग कितने किलोमीटर की होगी? 1.6 किलोमीटर की आपको, या 1600 मीटर की दूरी आपको तय करनी होगी। 1600 मीटर, नॉट किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर इक्विवेलेंट होता है 1600 मीटर के। आपको 7 मिनट में ये दौड़ पूरी करनी होगी। पुशअप्स आपको लगाने होंगे, 10 पुशअप्स लगाने होंगे। उठक बैठक आपको 20 लगाने होंगे। पुशअप्स आप जानते हैं क्या होता है? नहीं पता है आपको, इसको यूट्यूब पर देख सकते हैं, या अपने किसी भी फ्रेंड ने अगर पहले से किसी इसकी तैयारी कर रहा है तो उससे आप बात कर सकते हैं, वो आपको बता देगा। अब बात करते हैं, ऑल दिस टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरिड आउट इन कंटिन्यूटी विदाउट एनी ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं मिलेगा ये सारे। अगर आप पहले आप रेस आपने कंप्लीट किया, रेस करने के बाद आपसे पुशअप कराई जाएगी, पुशअप कराने के बाद देन आपसे उठक बैठक कराई जाएगी। अब इसमें कोई ब्रेक नहीं जाएगा बीच में। एनी ब्रेक इन द 3 टेस्ट विल लीड टू फेलिंग द PFT। तो इसमें कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। और कोई भी कैंडिडेट जब ये 2 स्टेप्स क्वालिफाई कर लेता है, पहला स्टेप आपका क्या था? रिटन एग्जामिनेशन। उसके बाद फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद रनिंग, पुशअप एंड उठक बैठक, ये सभी अगर क्वालिफाई कर लेता है, देन उसका क्या होगा? मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु मीट द कट ऑफ। फिर कट ऑफ लगेगी एक, जो भी कैंडिडेट्स हाईएस्ट मार्क जिन कैंडिडेट्स को मिलेंगे वो PFT में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर एक मेरिट लगेगी। फिर कोस्ट गार्ड उसको डिसाइड करेगा किन बच्चों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे PFT। अपील मेडिकल टू बी कंप्लीटेड विद इन 21 डेज। अगर कोई मेडिकल के लिए अपील करना चाहता है कि मेरे किसी भी तरह का, अगर वो चाहता है कि मुझे कुछ टाइम दिया जाए, अगर वेट उसका ज़्यादा है या आई साइट में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की है, अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अगर कुछ बनवाना है, तो उसके लिए उसको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर वो परमानेंटली, अगर अनफिट है तो उसको अनफिट का लेटर पकड़ा दिया जाएगा और रिजेक्ट के उसको घर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए बोला जाएगा। विद इन 42 डेज इफ़ टेम्पोरेली अनफिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इनिशियल मेडिकल्स। ओके जी आता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें जो भी बच्चे कैंडिडेट पाए जाएंगे। एंड यहाँ पर क्या बताया है? कंसिडरिंग रिटन टेस्ट स्कोर, रिटन टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा। क्वालिफाइंग PFT देखा जाएगा। इनिशियली मेडिकल का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड फिट है या उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। एज पर अवेलेबल वैकेंसीज जो भी हैं, एंड पब्लिकेशंस ऑफ सिलेक्शन लिस्ट द फाइनल मेडिकल INS चिल्का इसको डिसाइड करेगा, इन सभी को पॉइंट्स को, जो भी क्वालिफाई करता है इन सभी पॉइंट्स को। फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का, जो फाइनल मेडिकल्स होंगे वो INS चिल्का में होंगे। चिल्का कहाँ पर है? तो चिल्का उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। उड़ीसा में आपका मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल।
Review medical for those candidates who are unfit in final medical at INS Chilka within the time period at as decided by Indian Coast Guard. K point है instruction in Indian Coast Guard subject to submission of original documents for verification and clearing final medical examination at INS Chilka. तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके होंगे। मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। और जो भी कैंडिडेट मेडिकल में क्वालिफाई होंगे वो फ़ोटो कॉपी भी लेके जाएं अपनी, और ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी लेकर पहुँचे इंडियन कोस्ट गार्ड के, जहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा मेडिकल वेरिफिकेशंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के लिए। जहाँ भी जिस भी बोर्ड में या जिस भी सेंटर पर अगर बुलाया जाएगा तो आपको उसी सेंटर पर जाना है। कैंडिडेट विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस इफ़ द डॉक्यूमेंट्स आर रिपोर्टेड एज नॉट जेन्युइन बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट। कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे फर्जी डिग्रियां बनवा लेते हैं एज कम करा के, या किसी भी तरह की फर्जी डिग्रियां बनवा लेते हैं, और अगर वो और सर्विस पर पहुंच भी जाते हैं, कई बार वो ये समझते हैं कि सर्विस पे हम पहुंचने के बाद हम नहीं पकड़े जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलता रहेगा, वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो 1 साल के अंदर अंदर वो पूरा प्रोसीजर आपका चालू रहेगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। अगर किसी भी जगह पर आपको बोर्ड को ऐसा लगता है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनवाए हैं, तो आप किसी भी कीमत पर बच नहीं सकते, आपको जेल होगी और आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी तरह का फर्जी डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं, जेन्युइन तरीके से आगे बढ़ें। नोट: कैंडिडेट आर नोट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर विच ड्यू केयर एज नो चार्ज एज अलाउड टू एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। जो फॉर्म सबमिशन किया जाएगा, फॉर्म सबमिट करने के बाद जो भी आपकी फ़ीस लगी है उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी पैसा पे नहीं करना। अगर कोई इस तरह का दावा करता है कि आपको ये पैसे देने हैं बाकी, तो इस तरह का कोई भी पैसा आपको कहीं नहीं देना, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वही आपको सबमिट करनी है। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पहुँचे, इनमें से एक पहला एग्ज़ाम जो स्टेप होगा, पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में जाने के लिए आप जो भी आपके पास आपका आईडी प्रूफ है, अपना आईडी प्रूफ लेकर के हर एग्ज़ाम में हर स्टेप में आप अपना आईडी प्रूफ लेकर ज़रूर जाएं। जैसे कि पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, और कोई कॉलेज आईडी हो सकती है किसी भी तरह की, लेकिन फ़ोटो उसके ऊपर होना चाहिए और नाम और डेट ऑफ बर्थ सब सेम होना चाहिए। इस तरह का आईडी प्रूफ लेकर के आप सभी अपने एग्ज़ाम में लेकर जाएं, वरना आपको वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी और फिर आपको फिर पछताना होगा, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज़ में एज लिमिट बहुत कम होती है, 18 से 22 साल, तो यानी कि ओनली 4 साल का आपको, अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसको सिर्फ 4 साल का चांस मिलता है, और ओबीसी अगर एससी कैंडिडेट है तो उसे भी कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं कोई भी, तो एडमिट कार्ड की सभी नोटिफिकेशन जो उसके पीछे लिखा होता है वो नोटिफिकेशन एक दिन पहले या जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें वो सभी नोटिफिकेशन आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाएं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते और वहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटो भी मांग लेते हैं कि आप 4 फ़ोटो लेकर आएँ आईडी कार्ड के साथ। तो ये आप एक अपना रूल बना लें कि अपने साथ अपना एक आईडी प्रूफ हमेशा अपने साथ अपने पॉकेट में रखेंगे, और 4 फ़ोटो आपको हमेशा अपने साथ अपने पॉकेट में रखना है, जो कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी एग्ज़ाम में। अगर आप भूल जाएं, अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं 4 फ़ोटो हमेशा, और एक आईडी अपने वॉलेट के अंदर हमेशा रखें। ये रूल अगर आप बनाएंगे तो कभी भी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं छूटेगा और आपको बाद में पछताना नहीं होगा। तो ये कुछ डिटेल्स और नीचे भी दी गई हैं, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये इन डिटेल्स से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो वैकेंसी जो निकली हुई है, मैंने बताया है कि
एक लिंक जो दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद सीधा आप इस वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट के ऊपर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो, अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो वीडियो भी देखना ज़रूर, बिल्कुल ना भूलें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।